हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग जो है पूरे पॉलिटी को कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वाइज, क्योंकि आपको पता है स्टेट पीसीएस में जो है आपको जो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्टली आर्टिकल से पूछ लिया जाता है कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है या इसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, या उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जबकि यूपीएससी में जो है वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर बेसिकली इंटरप्रिटेशन, किसी आर्टिकल में क्या दिया हुआ उसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर जो है नीड डिफरेंट है, लेकिन स्टेट पीसीएस का जो नीड है वो बिल्कुल अलग है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इस सीरीज़ को इसी तरह से ले चल रहे हैं कि स्टेट पीसीएस के अगर पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए आर्टिकल बेस्ड, तो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कवर कर रखा था? पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 3 स्टार्ट किया था, आपको पता है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिकली जिसमें क्या है हमें पता है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में हमने स्टार्ट किया सबसे पहले आर्टिकल 12। वो डिफाइन करता है कि जो इस पूरे पार्ट में हम लोग जो स्टेट यूज़ करने वाले, वो स्टेट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वो चाहे वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई लोकल अथॉरिटी हो, तो उसको हमने बहुत अच्छे से देखा था। उसके बाद आर्टिकल 13 इज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट या कोई भी स्टेट का एक्ट जो है, अगर वो इन कन्फ्लिक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाए, तो उस केस में जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उस एक्ट को नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो इट इज अंडर आर्टिकल 13। उसके बाद हमने आर्टिकल 14 में क्या देखा था? जो हमने देखा था, हमने पहले देखा था कि हमारे यहाँ कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे पास टोटल अगर बोलेंगे तो दैट इज 6 फंडामेंटल राइट्स। अब जो ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 जो है, ये किसके अंदर आता है? राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें हमने सबसे पढ़ा था पहले आर्टिकल 14 कि वहां पर क्या है कि व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ईबीएल, और मतलब इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों ये कंसेप्ट्स को हमने देखा था कि कैसे इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि सब लोग जो है वो कानून के सामने बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन में हमने क्या देखा था कि अनइक्वल्स पे हम लोग इक्वल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने समझा था वहाँ पर आर्टिकल 14 में। अब जो है आज हम लोग देखने वाले हैं अंडर राइट टू इक्वालिटी, जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज 15, 16, 17 एंड 18। अब ये सारे आर्टिकल्स जो है ये राइट टू इक्वालिटी को ही इंश्योर करते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी का। ठीक है, सोसाइटी में इक्वालिटी होना चाहिए एक तरह से, मतलब आपको पता है कि हर तरह का आपको मतलब कुछ ऐसा आप पे रेस्ट्रिक्शंस ना लगाया जाए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो आपके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे चीज़ जो है वो आपके राइट टू इक्वालिटी में आता है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे कौन सा? आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 14 हमने पढ़ लिया, राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 15 में देखिए सारे चीज़ जो आपने 14 में पढ़ा है उसी का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है थ्रू 15, 16, 17, 18। अब इसमें देखिए 15, 16 जब पढ़ने जाते हैं तो इसको सबसे अच्छे से समझने का और याद रखने का तरीका क्या है? आप देखेंगे कि 15 में जो, या 16 में भी जो है, जो पहला 2 क्लॉज है वो नेगेटिवली वर्डेड है। अब नेगेटिवली वर्डेड क्या है? जब हमने फंडामेंटल राइट का जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको पता था कि फंडामेंटल राइट क्या है? आपका राइट अगेंस्ट दी स्टेट, मतलब स्टेट आपसे ये राइट छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आर्टिकल 15, 16 में जो है ये फर्स्ट जो क्लॉजेज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, इसमें क्या है कि इट इज़ नेगेटिवली वर्डेड, मतलब कि ये जो है आप स्टेट के अगेंस्ट आपको ये राइट दिया गया है कि ये स्टेट आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे आर्टिकल 15(1) में क्या है? द स्टेट शैल नॉट, यहाँ पर वर्ड को आप समझिए, द स्टेट मतलब स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ध्यान दीजिए तो आपको पूरा आर्टिकल याद हो जाएगा कि कैनॉट स्टेट, सबसे पहले तो स्टेट को रेस्ट्रिक्शन है कि स्टेट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ओनली मतलब क्या हुआ? सिर्फ इस ग्राउंड पे उसका रिलीजन क्या है, उस पर्सन जो भी सिटीजन है उसका रेस क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, और उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें क्राइटेरियाज क्या दिया हुआ है, इस पर जो है सिर्फ इन कारणों के वजह से स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी पर्सन के बीच में, 2 पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर देगा कि आप इस रेस के हैं, आप इस रेस के हैं, तो आपको जो है प्रेफरेंस देंगे, तो ये स्टेट नहीं कर सकता है। सिर्फ वो रीजन नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। आगे हम लोग देखेंगे कुछ इनेबलिंग क्लॉज है जहां पर बैकवर्डनेस कुछ रीजन होता है, तो वहां पर जैसे आप रिजर्वेशन देते हैं तो अगेन स्टेट
जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज इनेबलिंग क्लॉज, ठीक है। और सिर्फ जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट पे ही कर रहा है, वहां पर कुछ रीजंस है उसके वजह से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेट जो है सिर्फ इन ग्राउंड्स के वजह से जो है डिस्क्रिमिनेट आपसे नहीं कर सकता, और अगर करता है तो आपका जो है फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। आप जो है अंडर आर्टिकल 32 जो कि पता है रिट जुरिस्डिक्शन डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यही तो कंसेप्ट है पूरा फंडामेंटल राइट का। तो यहां पर अब क्या है, देखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, RCSP, इस तरह से याद कर लीजिए, कुछ भी हो निमोनिक्स है। आर से क्या हुआ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहां पर अब आपको ये सारी चीज याद हो कि इस सिर्फ इन कारणों की वजह से जो है स्टेट आप पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या है, सेकंड देखिए क्या है, अब जो वर्ड पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल भी अच्छे से समझ में आएगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली, अगेन देखिए ओनली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से, या एनी ऑफ देम, दो, ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलाकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू, ठीक है, क्या क्या, फर्स्ट एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ आपके कास्ट की वजह से या आपके सेक्स की वजह से या प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पैदा हुए, इसके वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई रेस्टोरेंट है या कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पब्लिक पार्क है, वहाँ आप पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भले इंडियन सिटीजन हैं लेकिन आप यूएसए में पैदा हुए थे, तो आप जो है इस पार्क में एंटर नहीं कर सकते, इस तरह का काम भी नहीं किया जा सकता है। ये आपको कौन गारंटी करता है, आर्टिकल 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेसेस ऑफ, ये आपको पता है हमारे जब प्री कॉलोनियल एरिया, जो हमारा प्री कॉलोनियल टाइम्स था, उस समय बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत सर्टेन कास्ट के पीपल लोग को जो है रोड्स अलाउड नहीं होता था, टेंपल एंट्री अलाउड नहीं होता था, उसके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये सारे चीज़ों को भी हटाया गया थ्रू आर्टिकल 15 कि आप जो है कहीं पर भी इजीली मूव कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन कारणों की वजह से आपको रोका नहीं जा सकता। हाँ, दूसरा कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, कभी पैंडेमिक हो जाए या कुछ हो जाए तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप किसी रिलीजन के हैं, किसी रेस के हैं या किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो आपको इस जगह जाने से रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पीपल, जैसे अगर आप प्राइवेट पीपल नहीं, ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक आपका रेस्टोरेंट है दैट इज अ प्राइवेट रेस्टोरेंट, वहां पर भी आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि देखिए ये अगेंस्ट द स्टेट तो है ही, उस पर्सन जो भी या जो भी अगर आप, जैसे आपने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है तो आप भी इस चीज़ का इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण सिटीजन्स का आपके अगेंस्ट भी एक तरह का ये राइट है, ठीक है। तो भले हो सकता है कि आप जो है अपने घर में किसी को घुसने दें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ पर बाकी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पर आप जो है ये रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते कि आप इस रिलीजन के हैं तो आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने क्या बोला, देखिए आर्टिकल 15 का और 16 में जो पहले क्लॉजेज हैं वो बेसिकली जो नेगेटिवली वर्डेड है, जो कि फंडामेंटल राइट का बेसिक्स होता है कि राइट अगेंस्ट दी स्टेट, वो सर। अब उसके बाद जब आप बढ़ेंगे 15 में तो अब जो 3, 4, 5, 6 फर्दर जो भी जितने भी क्लॉजेस है, ये क्या है, दीज आर इनेबलिंग क्लॉज। इनेबलिंग क्लॉज क्या हुआ कि स्टेट को यहां पर पावर दिया जा रहा है थ्रू आर्टिकल 15 कि वो जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि स्टेट, देखिए यहां पर पढ़ते हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगर विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाता है तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि वो आर्टिकल जो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो, क्योंकि आपको पता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए रहता है ड्यू टू सोसाइटल इश्यूज, तो इस वजह से जो है उनके लिए स्टेट कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कुछ लॉज बना सकता है, रूल्स बना सकता है, जिसको हम ये नहीं बोलेंगे कि दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो जो है यहां पर उसको पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 15.3 कि वो जो है इस तरह के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को कर सकता है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। वही अगर आप देखेंगे क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, जब हम लोग आर्टिकल 29 पढ़ेंगे जो कि आपका क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, जब वहां पे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड, यहां पर देखिए आगे रिजर्वेशन का बात। अब हमारे यहाँ क्या है कि बैकवर्डनेस को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो हमारे यहाँ सोशली
एंड एजुकेशनली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ बैकवर्डनेस इज डिफाइंड, तो क्या है सोशली एंड एजुकेशनली। अगर जो भी सोसाइटी ऑफ में जो भी लोग हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको ही बैकवर्ड क्लासेस बोला जाता है। अब उनके लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है। आपको पता है रिजर्वेशन रहता है, आपको पता है इन डिफरेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है हर जगह रिजर्वेशन रहता है, जस्ट ड्यू टू दिस आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ठीक है, तो ये पावर जो है स्टेट को दिया गया है। इसके अलावा और इसमें जो है ये सारे इनेबलिंग प्रोविजंस है। ठीक है, सारे इनेबलिंग प्रोविजंस है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट जो है वो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, लेकिन जस्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ओवरऑल सोसाइटी। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर इसको पावर दिया गया है। इसके बाद आपको पता है कि इसमें रिसेंट अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट के बाद जो है इसमें क्या हुआ था, आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए भी 10% रिजर्वेशंस का जो चीज़ है उसको इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, तो वो जो है हम लोग देखेंगे। अगेन दिस इज नॉट, आपको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर क्या पर्पस है कि आपको आर्टिकल्स याद रहे। अभी आपको पता है 14 में क्या है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में हमने पढ़ा कि ठीक है कि ये जो है बताया गया है कि इक्वालिटी होता है। अब उसके बाद 15 में उसी का यूसेज है कि क्या क्या है कि आप किसी स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किस पर, आर आपको हमने पढ़ा CSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इस पे सिर्फ इन कारणों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये पूरे 15 में है। तो इसमें देखा कि पहले रेस्ट्रिक्शन है और कुछ इनेबलिंग क्लॉज भी है कि स्टेट को कुछ पावर भी दिया गया है कि वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी करना है। ठीक है, अब आर्टिकल 16 में आ जाते हैं। सेम वही चीज़ है जो अभी ने 15 में पढ़ा, जस्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 15 में क्या था, ओवरऑल आप जो है बहुत जगह पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 में देखते हैं, फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अगर गवर्नमेंट अंडर द स्टेट मतलब क्या हुआ कि स्टेट आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, उसमें जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अगेन वही चीज़ है, वहां पर क्या कर सकता है, कहां पर नहीं कर सकता है। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ जो देखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स तो हमने पहले ही पढ़ा था, प्लेस ऑफ बर्थ भी पढ़ा था, लेकिन एक यहाँ पे डिसेंट आ गया। ठीक है, डिसेंट एंड रेसिडेंस ऑफ एनी, मतलब रेसिडेंस की वजह से भी जो है आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और इनएलिजिबल नहीं बना सकते किसी पर्सन को किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ऑफिस अंडर द स्टेट मतलब बेसिकली किसी गवर्नमेंट पोस्ट को। तो ये जो है आपका आर्टिकल 16 जो है किसमें गारंटी करता है, आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगेंस्ट आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 16 में हमने देखा, देखिए फर्स्ट है जो स्टेट था, क्या था कि ये था कि नेगेटिवली वर्डेड था कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल 16 में अगेन जब हम लोग 3, 4, 4 जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या है, दिस इज इनेबलिंग क्लॉज की स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स उनके लिए जो है रिजर्वेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और आपको पता है रिजर्वेशन रहता भी है। उसके बाद आर्टिकल 4 है जिसको लेटर ऑन जो है इसमें इस आर्टिकल 16 में डाला गया था, दिस इज रिगार्डिंग टू प्रमोशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के बारे में जो था कि जिसमें जो है प्रमोशंस में भी आपका रिजर्वेशन को जो है वो कंसिडरेशन किया जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है, आपको पता है बहुत नागराज केस है, दैट इज़ अ वेरी फेमस केस रिगार्डिंग टू आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। ठीक है, तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो उसको आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट PCS, ठीक है, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट में है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अगेन कुछ पावर्स दिए गए स्टेट को कि वो कर सकता है, क्या कर सकता है, रिजर्वेशंस कर सकता है। ठीक है, इन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। और इसके अलावा क्या है, ये जो आप देखेंगे आर्टिकल 4B है, दिस इज ऑफ कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब अगर पिछले साल का जो है रिजर्व सीट्स जो है वो फिल नहीं होता है तो वो जो है स्टेट इस साल जो है उस सीट्स को फिल कर सकता है, लेकिन आपको पता है 50% एक क्राइटेरिया है कि 50% के ओवर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, तो ये उस चीज़ को वायलेट नहीं करेगा। इसको अगेन दिस इज अ कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी जिसको हम लोग आगे चल के कभी पढ़ना होगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 16 में फिर अगेन दिस इज सेम थिंग, यहाँ पर कुछ एक और भी है क्या कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद अफेयर्स टू एनी रिलीजियस और अभी कुछ ऑफिस होते हैं जिसमें रिलीजियस ऑफिस होते हैं, ऑब्वियसली उस मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर कुछ गवर्नमेंट ऑफिस बनाता है तो उस केस में क्या होता है कि उनके कुछ मतलब उसी रिलीजन के लोग को अपॉइंट किया जाता है। तो इसको ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ
आर्टिकल 16। ठीक है, तो ये सारे चीज़ दिए हुए कुछ कुछ इंट्रिकेसीज है। अब उसमें क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ ईडब्ल्यूएस। जो हमने पढ़ा, ईडब्ल्यूएस को कहाँ का इंक्लूड किया गया है, आपका आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में। पता है आपको क्यों? 15 में जो है इन केस ऑफ अगर कोई किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए तो उस केस में जो है आर्टिकल 15 में ईडब्ल्यूएस का क्लॉज रखा गया है, और आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पर भी जो है इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं आर्टिकल। अब आप सबको देख रहे हैं, देखिए आर्टिकल 14 से लेके अभी तक हमने 15 16 पढ़ लिया। ये सब जगह क्या है, इक्वालिटी का ही काम हो रहा है ना, हर जगह तो आपको आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो इस तरह से आप याद सकते हैं कि राइट ऑफ इक्वालिटी में जो है, राइट ऑफ इक्वालिटी में ये सारे चीज आ जाते हैं। ठीक है, एक तो आप लॉ के सामने जो है बराबर है, जो हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा। 15 में पढ़ा कि स्टेट आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ओनली ऑन जो है रिलीजन, रेस, ये सारे चीज। 16 में क्या है कि स्टेट आपको इंप्लॉयमेंट में भी नहीं रोक सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, रेस। तो ये सारे चीज जो है आपको इक्वालिटी को ही इंश्योर करें। दिस इज ऑल इन 14, 15 एंड 16। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी आपको पता है बहुत एज ओल्ड प्रैक्टिस है इंडिया में, बहुत सालों से चलते आया है, छुआछूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये भी अगेन दिस प्रोमोट्स एन इनइक्वालिटी, एक तरह का डिसेबिलिटी क्रिएट करता है कि किसी सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन जो किसी पर्टिकुलर रेस, कास्ट पे बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है अनटचेबल्स पहले डिक्लेयर कर दिया जाता था। अब इस तरह का किसी भी प्रैक्टिस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिडन है, ये आपको पता है, अनटचेबिलिटी। और इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, जिसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं कि अगर आप जो है ये करते हैं तो उसमें आपको क्या पीनल प्रोविजंस होंगे, तो वो सारी चीज़ दिए हुए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अनटचेबिलिटी जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है, ये डिफरेंट जजमेंट्स में बताया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड है या नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। और इवन इन दी अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955 उसमें भी ये डिफाइंड नहीं है कि अनटचेबिलिटी बोलते किसको है। ठीक है, इसको इनेट इसका डेफिनेशन है, अगेन जुडिशरी जो है वो डिफरेंट टाइम पे किसी केसेस में जो है वो डिफाइन कर सकती है कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। लेकिन अगर आपको बोला जाए, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, अनटचेबिलिटी सिर्फ लिख दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये होता क्या है। और सेम इन दी एक्ट ऑल्सो, वहाँ पर भी ये डिफाइन नहीं किया गया। तो ये सारे चीज़ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दिया जाता है कि अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन दी स्टैच्यूट, जो कि आपका अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 18 जो है, अगेन दिस इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जितने भी टाइटल्स जो कि आपको पता है कॉलोनियल एरिया में, जब एरा में जो था कि उस समय ब्रिटिशर्स थे, वो खास करके ये जान करके टाइटल्स देते थे कि डिस्क्रिमिनेशन हो सोसाइटी में, एक क्लास क्रिएट हो। ठीक है, राय बहादुर, राज बहादुर, इस तरह का टाइटल्स आपको पता मिलता है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि किसी भी तरह का टाइटल जो कि सोसाइटी में एक तरह का लेयरिंग क्रिएट करता है, उसको जो है अबॉलिश किया जाएगा। अब इसमें अगेन जो है क्या क्या है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट जो है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के अलावा कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकता है। और नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। अगर आप किसी मतलब हमारे कंट्री के सिटीजन हैं तो आप किसी फॉरेन स्टेट से जो है किसी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state। अब देखिए कोई नॉन सिटीजन है, उसको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सोचिए थोड़े टाइम के लिए एम्प्लॉय कर रखा है, तो वो या कोई ऑफिस ऑफ कोई भी तरह का ऑफिस होल्ड कर रहा है वो अंडर द स्टेट, तो वो किसी दूसरे फॉरेन स्टेट का कोई टाइटल एज्यूम नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट उसको कंसेंट देते हैं तो चलिए वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अपने मन से जो है, अभी आप सोचिए कि वो इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, अगर सिटीजन है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो नहीं है सिटीजन और इंडियन पोस्ट किसी होल्ड कर रहा है, तो उस केस में भी वो किसी फॉरेन स्टेट से वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट।
इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ इज नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट ऑफिस और एनी काइंड ऑफ फ्रॉम दी अंडर एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। किसी फॉरेन स्टेट का अगर कोई प्रेजेंट इमोल्यूमेंट भी देना चाहे तो उस केस में विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, आपको पता है आर्टिकल, इसमें आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको पता है आर्टिकल 18 जो है वो क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो अब क्या है, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो है आप सारे देख रहे हैं, दीज ऑल पॉइंट्स टू क्या है, इक्वालिटी की तरफ। ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये इक्वालिटी की तरफ कर रहे हैं। 14 में लॉ के सामने इक्वल है सारे लोग, ठीक है। ईबीएल ईपीएल का कंसेप्ट पढ़ा। 15 हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है किसी भी तरीका का, ठीक है। किसी प्लेसेस, प्राइवेट प्लेस मतलब पब्लिक प्लेसेस पे एंट्री, ठीक है, सिर्फ बेस्ड ऑन आरआर सीएसपी उस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। 16 में हमने देखा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, ओनली बेस्ड ऑफ वही रिलीजन, रेस, लेकिन उसमें क्या था, रेसिडेंस का भी एक जो है डाला गया था एंड डिसेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट आपको के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, एंड 80 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आपको पता है राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका पूरा कवर हो गया। इस तरह से अब आप कभी भूलेंगे नहीं कि फंडामेंटल राइट्स में 14 to 18 इज ऑल अबाउट राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब जो है पार्ट 3 को हम लोग आगे कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। इसके अलावा बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ है, आपको पता है अभी एक शॉर्ट्स भी आया था जिसमें जो है मैंने बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल का कोर्सेज है रिगार्डिंग PSIR, sociology, that is also live, test series is also live, and 68th BPSC के लिए जो है प्रीलिम्स के लिए that course is also live, वो बहुत ही अच्छा कोर्स है, उसमें आप इनरोल करा सकते हैं और जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।